आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को और प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि जो दूसरा की नेशनल इंस्टीट्यूशन होगा या जो इस लेक्चर में हम की नेशनल इंस्टीट्यूशन को कवर करने जा रहे हैं, वो भी उसी फील्ड से रिलेटेड होगा जिस फील्ड से आपका लॉ कमीशन इंडिया बिलोंग करता था। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपने रिवाइज किया होगा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को पहले, जिससे पहले कि आप इस लेक्चर के लिए आए। तो इस नोट के साथ आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो बेसिकली हम कवर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ये भी आपका लीगल और लॉ फील्ड से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे कि आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बिलोंग करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। तो ये चेंजेस क्या हैं, चाहिए इन्हें डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में एक के बाद एक। लेकिन फिर से हम इसे सेम मैनर में कंप्लीट करेंगे जिस मैनर में हमने बाकी एरियाज को कंप्लीट किया है। फुल फॉर्म, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, थर्ड है हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आइए कवर करते हैं इसे एक के बाद एक। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें फुल फॉर्म के साथ में, ठीक है, तो SCI जो होता है बेसिकली उसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑलराइट। कुछ प्लेसेस पे आप इसको SC के तौर पे भी देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सेकंड है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ईयर। एस्टैब्लिशमेंट ईयर, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, और यदि हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली वो है आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती या फिर एनी ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आती। ठीक है, तो ये है बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहला, फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकंड, ये स्टैब्लिश हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। थर्ड है कि ये किसी भी पेरेंट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के या फिर उसके डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं आता। ये है आपकी सेपरेट और इंडिपेंडेंट बॉडी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये है आपकी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी या फिर आप कह सकते हैं फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कंट्री में। इसको 26 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस पे ऑपरेट करता है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसका मेंशन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये पहली चीज है। सेकंड चीज जो हमने यहाँ देखी, ये है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई भी लीगल और जुडिशियल मैटर वो आपका आंसर किया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन फाइनल मैनर में। या फिर हम कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा आपका वो फाइनल होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी लीगल या जुडिशियल मैटर के बारे में जिसे कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी चेकआउट करती है कंट्री के अंदर, और यदि अगर आप कहें कि मान लीजिए अगर XYZ जो है वो जुडिशियल अथॉरिटी है, ये चेक करते हैं किसी मैटर को, और अगर कोई भी क्वेश्चन इनके डिसीजन पे अराइज हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल या फिर राइट अथॉरिटी है। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा उस फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर वो XYZ के वो फाइनल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। इसका मतलब हुआ कि कोई भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं आएगा जो कि डिक्लेयर कर सके किसी भी जुडिशियल मैटर को एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही सर्टेन पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जुडिशियल मैटर्स में, जिसे हम कहते हैं आपकी पार्डनिंग पावर्स। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को छोड़ के किसी भी इंसान के पास ये पावर नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिपील कर पाए। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आपके साथ कुछ हुआ या फिर आपको कोर्ट जाना है तो फर्स्ट आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट जाना होगा या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होगा। इसके पश्चात आप जाएंगे हाई कोर्ट और फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सो बॉटम से टॉप पे हमारे पास 3 कोर्ट सिस्टम्स होते हैं, सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट और फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। और यदि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई डिसीजन देता है तो ये डिसीजन होगा फाइनल। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कंट्री में। ठीक है, जो कि पहली बार स्टैब्लिश हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, और ये ऑपरेट करता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसको कोई भी पैरेंट मिनिस्ट्री कंट्रोल नहीं कर सकती या फिर कोई भी डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का वो कंट्रोल नहीं करता। चलिए अब आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्ले करता है क्रूशियल रोल सेफ गार्ड करने में रूल ऑफ लॉ को, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने में और इंटरप्रेट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि एंश्योर किया जा सके जस्टिस और इक्वालिटी फॉर ऑल। इसका मतलब हुआ अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ के बारे में, पहला है लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस कंट्री में ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेकआउट करे कि जो भी चीजें हो रही हैं लॉस में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, वो सही हो रही है या नहीं हो रही। यदि अगर कोई भी वायलेशन होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करेगा या फिर हियरिंग को टेकअप करेगा और इन्वेस्टिगेशन और हियरिंग को डिसीजन देगा उसके बाद। ठीक है, या फिर पास करेगा जुरिस्डिक्शन को। ठीक है, और साथ के साथ ये राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा सिटीजन्स के, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके। और याद रखिएगा आर्टिकल 32 के अंदर कोई भी सिटीजन जो होगा इस कंट्री का, अगर उसको लगता है कि उसके राइट्स जो है वो डिप्राइव्ड हुए हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है अंडर आर्टिकल 32। ओके, और अंडर आर्टिकल 226 ऑलराइट ये सीधा हाई कोर्ट पहुंच सकता है। इसके पश्चात लास्ट है हमारा इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि इंश्योर कह सके जस्टिस और इक्वालिटी सबके लिए। जैसे कि आप कह सकते हैं
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका एडवोकेट्स के द्वारा बनाया गया था मेजोरिटी बेसिस पे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रेट करता है मीनिंग को प्रोविजंस के फॉर जस्टिस और इक्वालिटी के लिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया जा रहा था तो बेसिकली वहां पे एडवोकेट सबसे ज्यादा थे, या फिर आप कह सकते हैं लॉयर्स या लीगल बैकग्राउंड के लोग ज्यादा थे। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं लीगल लैंग्वेज है, या फिर आप कह सकते हैं जो आम आदमी है या कॉमन मैन है वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो इंटरप्रेट कर पाए, या फिर कहें आप समझ सके कॉन्स्टिट्यूशन की लीगल लैंग्वेज को। ठीक है, तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इंटरप्रेट करता है मीनिंग को प्रोविजंस के बाय अंडरस्टैंडिंग द लीगल लैंग्वेज जो कि उसमें इस्तेमाल हुई है जस्टिस और इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे कि हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैब्लिश हुआ था, या फिर आप कहें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो स्टैब्लिश हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे 3 सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, चलिए डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये साल था 1773 का जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पास होता है। ठीक है, और पहले बार जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिया में स्टैब्लिश होता है, कोलकाता में। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में पास करने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो था स्टैब्लिश हुआ इंडिया में कोलकाता के अंदर। उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे था, बंगाल में था, बिहार में था और उड़ीसा में था। ठीक है, तो जो लोग थे जो कि आपके बंगाल बिहार उड़ीसा में रह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते थे अपने क्लेम्स को सेटल करने के लिए। इसके पश्चात इसके बाद ये साल था आपका 1800 का, जब जो आपके किंग जॉर्ज थे, किंग जॉर्ज थर्ड, उन्होंने ऑर्डर्स दिए इस्टेब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट्स को बॉम्बे में और मद्रास में भी। ठीक है, तो इस तरीके से 1950 से पहले ही इंडिया में 3 सुप्रीम कोर्ट्स एग्जिस्ट करते थे। इंडिया के पास 3 सुप्रीम कोर्ट से। पहला था जो कि स्टैब्लिश हुआ आपका 773 में कोलकाता में। सेकंड और थर्ड थे आपके जो 1800 में स्टैब्लिश हुए बाय किंग जॉर्ज थर्ड के द्वारा। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, इसके पश्चात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1955 में ब्रिटिश रूल के दौरान
जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है 1947। ओके, और हम बात करें 1955 की, यानी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1955 का, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट होता है फेडरल कोर्ट का इंडिया में। किसके लिए? ताकि नेशनल लेवल पे इश्यूज को मेंशन किया जा सके पहली बार। तो इस तरह के सिस्टम जो था वो काम कर रहा था। याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट था कोलकाता का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट था आपका मद्रास का, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट था बॉम्बे का। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए काम कर रहा था, ठीक है। मद्रास जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए काम कर रहा था, ठीक है। और बॉम्बे आपका काम कर रहा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए, ठीक है। तो इस तरह सिस्टम जो है वो काम कर रहा था। लेकिन पहली बार वो साल था 1935 का, जब नेशनल लेवल पे कोर्ट जो था वो स्टैब्लिश हुआ एज अ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के तौर पे। और जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1935 को हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया, ठीक है। अब क्या होता है उन कोर्ट्स के साथ में, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि 1950 है। तो उन कोर्ट्स के साथ क्या हुआ, या फिर उन सुप्रीम कोर्ट्स के साथ क्या हुआ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास वाले के साथ में? तो बेसिकली जो हाई कोर्ट एक्ट था वो पास होता है आपका 1965 में, जो कि अबॉलिश कर देता है आपका सभी बाकी सुप्रीम कोर्ट्स को, ठीक है। और इसीलिए आज हमारे पास सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि बाकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट से वो अबॉलिश होके पासिंग ऑफ दी हाई कोर्ट एक्ट 1965 के बाद से, और वो बन गया आपके हाई कोर्ट, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो पहली चीज है यहाँ पे, जैसे आपको बता चुका हूं कि ये होता है आपकी एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट आएगा आपका, और या बाकी जुडिशियल अथॉरिटीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट, ठीक है। और फिर आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, 1, 2 एंड 3। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि यह आपकी होती है एपेक्स बॉडी, इसके ऊपर कोई भी नहीं होगा। और ये आपका फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, सिविल में और क्रिमिनल मैटर्स में, दोनों में, ठीक है। तो ये था आपका फ्लो चार्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बारे में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की होती है लीगल लैंग्वेज, कानूनी भाषा भी आप कहते हैं उसे कई बार, क्योंकि इसको लॉयर्स ने और एडवोकेट्स ने बनाया था, ज्यादातर मेनली, या फिर मेजोरिटी बेसिस पे आप कह सकते हैं। तो जब ये आपका आता है आम आदमी के पास या कॉमन मैन के पास, जो कि आपका लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सभी प्रोसेस को समझ पाए कॉन्स्टिट्यूशन के और अपने लिए कुछ कर पाए। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है वो कौन करता है? वो सुप्रीम कोर्ट करता है आमतौर पे।
ठीक है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, कि इंटरप्रेट कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को और रिजॉल्व कर सके उन डिस्प्यूट को जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई भी प्रोविजन है, जैसे कि ए हो गया आपका, ऑलराइट, कुछ होता है आपके साथ में और आप चले जाते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास में और लोकल बॉडी के पास में या लोकल जुडिशियल बॉडी के पास में, और आप कह सकते हैं लोकल ट्रिब्यूनल में। तो अगर आप वहां पे जाते हैं ए प्रोविजन को लेके और ये आपको डिसीजन देते हैं आपके खिलाफ ही, यानी आपकी बात को नहीं मानते, बेसिकली आप कह सकते हैं। ठीक है, इस सिनेरियो में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और अगर हाई कोर्ट में भी आपको वही डिसीजन मिलता है तो फिर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी दो चीजें करेगा यहाँ पे। पहला, वो आपको एनालिसिस करेगा जूरिसडिक्शन को जो कि आपका दिया है पुराने कोर्ट्स ने, जैसे हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपका। ओके, हाई कोर्ट हो गया या फिर आपका सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ठीक है, सेकंड हुआ आपका वो खुद से भी इंटरप्रिटेशन दे सकता है उस प्रोविजन की जो चेकआउट करेगा क्रेडिबिलिटी ऑफ डिसीजन को। तो इस तरह के सिस्टम जो है वो काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास प्रोविजन ए के साथ में प्रॉब्लम है, आज सबऑर्डिनेट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में गए, आपको अगेंस्ट में डिसीजन मिल गया, फिर आप हाई कोर्ट गए, आपको फिर से अगेंस्ट में डिसीजन मिल गया। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो दो चीजें होंगी। पहला, सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस करेगा उन डिसीजंस को या जुरिसडिक्शन को जो कि आपके हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दिए हैं, कि उनका ओपिनियन क्या था या उनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी उस प्रोविजन के रिगार्डिंग। इसके पश्चात जब आप वहां जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट खुद उस मैटर को देखेगा, इंटरप्रेट करेगा कि क्या रियल इंटरप्रिटेशन है उस प्रोविजन की, और इसके पश्चात वो दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर डिसीजन देंगे, और जो डिसीजन होगा वो होगा फाइनल डिसीजन। याद रखिएगा वो डिसीजन जो होगा वो होगा आपका फाइनल डिसीजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी नहीं है जहां पे आप जा सकते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को छोड़ के। आप लेटर लिख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, और यदि अगर प्रेसिडेंट आपको पार्डनिंग पावर्स ग्रांट कर दें या फिर आपको पैडन पावर्स दे दें तो आपको छोड़ा जा सकता है। यदि अगर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करते हैं तो आप फिर किसी और जगह पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। फिर आता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यदि हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी हो गया आपका, ठीक है, राइट टू फ्रीडम हो गया आपका, ठीक है, राइट टू रिलीजन हो गया आपका, कल्चरल राइट्स हो गए आपके, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया आपका, और फाइनल होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है,
तो फर्स्ट है आपका राइट टू इक्वलिटी का मतलब हुआ कि हर कोई इक्वल है इस कंट्री में। इसके पश्चात हम बात करें राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी हर किसी के पास फ्रीडम है, आजादी है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया, मूवमेंट हो गया। ओके, फिर राइट टू रिलीजन हो गया आपका, हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, हर किसी को परमिशन है। ऑलराइट, किसी भी रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करने के लिए, रिलीजन को फॉलो करने के लिए। रिलीजियस डिनोमिनेशन भी आप लिख सकते हैं और रिलीजियस बिलीफ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात कल्चर राइट्स, इसका मतलब हुआ कि इस कंट्री में हर किसी के पास राइट्स हैं अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, और माइनॉरिटीज के या अल्पसंख्यक के केस में स्पेशली। जो माइनॉरिटीज है उनको अलाउड होता है अपने कल्चर को और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। और फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी को भी परमिशन नहीं है किसी को भी एक्सप्लॉइट करने के लिए इस कंट्री में। और जो छठवां राइट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें आता है आपका आर्टिकल 32। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी को भी लगता है कि उसके जो राइट्स हैं वो डिप्राइव्ड हुए हैं, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और यदि हम बात करें आर्टिकल 2026 के बारे में या 226 के बारे में, तो ये होता है आपका हाई कोर्ट्स के लिए। तो अगर हम आर्टिकल 32 को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है बेसिकली वो होता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये एक्ट करता है आपका फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन के तौर पे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड करता है और एंश्योर करता है कि जो सिटीजन्स के राइट है वो प्रोटेक्टेड रहे और अपहेल्ड रहे। और अगर आप वो इंसान हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आप कहते हैं कि आपके जो राइट हैं वो डिप्राइव्ड हुए हैं, तो जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं टेक्निकली स्पीकिंग वही हर्ट हो सकता है, क्योंकि जो 6th वन है यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाला जो है, वो आपने पहले ही इस्तेमाल कर लिया है जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे अंडर आर्टिकल 32। तो आप सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं बाकी 5 राइट्स के बारे में, अगर इनमें से कोई भी एक राइट या सारे के सारे राइट्स या एक से ज्यादा राइट्स डिप्राइव्ड हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपके मैटर को सुनेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा और फिर फैसला सुनाएगा। ठीक है, या जुरिस्डिक्शन भी आप दे सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हालांकि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं आपके, वो आपके पार्टिसिपेट नहीं करते फंडामेंटल राइट्स की सुनवाई में। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही राइट है सुनवाई करने के लिए फंडामेंटल राइट्स के मैटर्स में। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो इसमें परमिशन में नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमने स्टार्ट किया उसे, हमने कंप्लीट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, क्योंकि जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, और तैयार रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इसके साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।